सेकेंड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम वेयर देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो चेंज होता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, अगर कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा तो उसके अंदर जो मोमेंटम है, उसका जो मोमेंटम है वो हमेशा अनचेंज रहेगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली न्यूटन के थर्ड और सेकेंड और थर्ड लॉ के रिजल्ट है। इसको हम कैसे एग्जांपल से समझा सकते हैं कि सपोज करो कोलिजन ऑफ टू मूविंग बॉल्स। हम दो बॉल्स लेते हैं जिसमें से वन बॉल इज़ बिगर एंड वन बॉल इज़ स्मॉलर। ठीक है, बॉल ए इज़ बिगर एंड बॉल बी इज़ स्मॉलर। ए बॉल की जो मास है वो m1 है एंड इट इज़ मूविंग विद ए स्पीड, इट इज़ मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी u1। ठीक है, एंड देयर इज़ ए सेकेंड बॉल b ऑफ मास m2 एंड इट इज़ मूविंग विद द u2। ठीक है, इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये ऐसे दोनों मूव कर रही हैं, लेकिन जो एक ऐसा इंस्टेंट आता है क्योंकि ये बॉल बिगर है तो इसकी जो वेलोसिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये एक इंस्टेंट पे जाके दोनों में कोलिजन हो जाता है। इस तरह से कोलिजन हो जाता है कि ए बॉल जो है बी के साथ कोलाइड करती है, टकराती है, जिसकी वजह से ए बॉल जो है बी पे फोर्स अप्लाई करती है और बी बॉल अपोजिट इसके ए पे अप्लाई करती है फोर्स को। जो फोर्स ए बॉल अप्लाई कर रही है उसको हम एफ ए बी से डिनोट करेंगे और जो बॉल बी अप्लाई कर रही है उसको हम एफ बी ए से अप्लाई डिनोट करेंगे। ठीक है, आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे कि जो इनकी जो वेलोसिटी है ए बॉल की, इट इज़ m1 और m2 ही है मास तो, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी है वो अब चेंज हो गई है, इट इज़ v1 एंड v2। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि टू बॉल्स हैं हमारे पास a एंड b ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। इफ बॉल u1 इज ग्रेटर, फॉर बॉल वेलोसिटी u1 इज ग्रेटर देन u2 मीन्स ये मूविंग फास्टर है, ये स्लोली मूव कर रही है। टू बॉल्स कोलाइड फॉर कोलिजन लास्ट फॉर टाइम t, और इनका जो कोलिजन है वो होता है और वो टाइम t के लिए होता है। तो ए बॉल जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स दैट इज एफ ए बी ऑन द बॉल बी एंड बी बॉल इज एक्सर्टिंग force FBA on the ball A. After collision, velocities of the ball AB will be V1 and V2. Change in momentum of ball A is initial momentum होगा mass into velocity m1 u1 और final momentum होगा ball A के लिए m1 and v1। ठीक है, तो हम दोनों के लिए देखेंगे तो चेंज क्या रहेगा बॉल 1 के लिए। फाइनल में से हमेशा इनिशियल को इस तरह से लिखते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने अभी पीछे पढ़ा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो हमेशा फोर्स के इक्वल होता है। तो हम बॉल ए के लिए एफ बी ए इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t एंड फॉर बॉल b इट विल बी एफ ए बी, क्योंकि यही वाला फोर्स अप्लाई कर रही थी ये उसके ऊपर, तो m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो एफ ए बी जो है बॉल ए पे जो बॉल ए ने बॉल बी पर लगाया है वो एक एक्शन है और जो बदले में बॉल बी ने फोर्स अप्लाई किया है वो एक रिएक्शन है। तो बोथ शुड बी इक्वल, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उनको इसलिए एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। वैसे ही दोनों इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लगाना है। और हम इसको वैल्यूज़ पुट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं
m2v2 माइनस m2u2 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये सब आ जाता है m2v2 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u, हमने माइनस की जो चीज़ें थी माइनस से हम इधर लेके आए तो ये प्लस में हो गया, और इधर से लेके आए तो ये प्लस में हो गया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं इक्वल हो गई हैं, ठीक है। तो m1v1 प्लस m2v2 इज़ द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमने देखा कि ये जो वैल्यू है ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, और ये जो वैल्यू है दैट इज़ द बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन, और अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, मीन्स दे रिमेन अनचेंज। और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि इफ़ देयर इज़ नो फोर्स इज अप्लाइड इट रिमेन्स unchanged. So we thus conclude that total momentum of the balls A and B remains unchanged or conserved during collision when no external force acts on them. दोनों balls के collision होने के बाद भी उनका जो momentum है वो conserved है, and जब क्योंकि उनके ऊपर कोई external force apply नहीं हो रहा है, and this verifies the law of conservation of momentum for a system of टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यही हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, ए गनमैन व्हाइल फायरिंग ए बुलेट शुड होल्ड द गन टाइट टू हिज शोल्डर। के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारा ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में कि जो गनमैन होता है जब वो फायर करता है बुलेट को तो उसको गन को टाइटली होल्ड करके रखना चाहिए। इफ़ ए गनमैन डजंट होल्ड द गन टाइट टू हिज शोल्डर और फायरिंग, द गन रिक्वायर्स बैकवर्ड्स एंड गिव्स ए जर्क टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन। और अगर गनमैन ऐसा नहीं करता है तो जो गन है वो कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर एक जर्क देती है, धक्का देती है, पुश देती है, जिसकी वजह से उसका जो शोल्डर है वो हर्ट हो सकता है। सो उसको टाइटली होल्ड करके रखना चाहिए। मोशन ऑफ ए जेट एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन की जो मोशन होती है वो भी हमारे इसी लॉ को जस्टिफाई करती है। ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ ए जेट प्लेन द हॉट गैसेज फॉर्म ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल escapes backwards through a small jet shaped nozzle with the high speed। जब एक जेट प्लेन उड़ता है तो उसके अंदर से जो हॉट गैसेस निकलती हैं फ्यूल के जलने से वो एक स्मॉल जेट की नोज़ल, जेट शेप नोज़ल से निकलती हैं, लेकिन हाई स्पीड के साथ निकलती हैं। तो जो एस्केपिंग गैसेस होती हैं उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा जेट प्लेन पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग एंड इक्वल जो मोमेंटम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ जाता है।